ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं या फिर जिन चीज़ों को मिला के ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है वो है ओवरी यानी कि अंडाशय, यूट्रस यानी कि गर्भाशय, एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ऐसी ट्यूब जो ओवरी और गर्भाशय को ज्वाइन करती है, और चौथा सर्वाइकल कैनाल यानी कि सर्विक्स या वजाइना, जिसके थ्रू ट्रैवल करके स्पर्म्स जो हैं एंडोमेट्रियम या फिर गर्भाशय में एंटर करते हैं। तो ये चार चीज़ मिला के बनाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप हैं डॉक्टर शशांक बंसल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं चंदन हॉस्पिटल में। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। कार्यक्रम लेकर आए हैं हेल्दी हल्द्वानी, और आज हम बात करने वाले हैं ओवेरियन कैंसर पर, क्योंकि मई माह ओवेरियन कैंसर की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। थैंक जी जी, हमारे श्रोताओं के लिए आप सबसे पहले बताएं कि ओवेरियन कैंसर क्या होता है और ये शरीर में कैसे विकसित होता है। जैसे कि आपने अभी सुना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, तो उसमें एक मेन कंपोनेंट जो है वो है ओवरी यानी कि अंडाशय, जहाँ पे महिलाओं के जन्म के बाद ही कितने जो भी प्रोडक्शन होना है, डोमिनेंट फॉलिकल को बोलते हैं या ओवम बोलते हैं या जो अंडाणु बोलते हैं, उसका वो डिसाइड हो जाता है। और हर महीने मासिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर महीने एक एक एग रिलीज होता है। पूरी वही एक ऑर्गन है जिसमें वो सारे अंडाणु कलेक्ट होके रहते हैं और मंथली रिलीज होते हैं जी। तो ये ऑर्गन भी कैंसर से अछूता नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो मैक्सिमम टाइप ऑफ कैंसर हैं वो किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकते हैं। तो ओवरी भी वन ऑफ द पार्ट है जिससे कैंसर डेवलप हो सकता है। इसमें 3 प्रकार के मुख्यतः रूप से कैंसर होते हैं। पहला ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर, यानी कि जो ओवरी की लाइनिंग है, जो ओवरी को सेल्स सराउंड करके रखते हैं बाहर की तरफ से, उससे होने वाले वो कैंसर ओवेरियन एपिथेलियल कैंसर कहते हैं। दूसरा होता है जर्म सेल ट्यूमर, जो जर्मिनल सेल्स होते हैं जिससे बाकी अंडाणुओं का डेवलप होना है, उनसे डेवलप होने वाले कैंसर्स को जर्मिनल सेल्स बोलते हैं। और स्ट्रोमल सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स, जो बाकी का बचा हुआ मैट्रिक्स है ओवेरियन मैट्रिक्स, उससे उत्पन्न होने वाले कैंसर को स्ट्रोमल सेक्स कॉर्ड सेल ट्यूमर्स बोलते हैं। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के ओवेरियन कैंसर्स हैं जो महिलाओं में अमूमन देखे गए हैं। और जैसे इनकी भांति भांति प्रकार के कैंसर हैं, वैसे एज ग्रुप भी बहुत डिफरेंट है। जो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर है वो यूजुअली 40, 50 या 60 एज ग्रुप की फीमेल्स में होता है। जर्म सेल्स ट्यूमर सेकेंड डिकेड यानी कि 20 से 30 साल की उम्र में या उससे कम भी 10 से 20 साल की उम्र के बीच में भी पाया जाता है। अच्छा। उसके अलावा इनकी प्रोग्नोसिस यानी कि ट्रीटमेंट के बाद इनके आउटकम भी डिफर करते हैं। जैसे जर्म सेल ट्यूमर जो यंग एज में होता है, उसका ट्रीटमेंट काफ़ी सक्सेसफुल है एंड ऑलमोस्ट 95 to 100% पेशेंट को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मीन्स आराम से वो अपना बाकी का बचा कुचा जीवन आराम से व्यतीत करते हैं। अच्छा। और उसके ही अपोजिट अगर ओवेरियन कैंसर है तो यूजुअली वो एल्डरली फीमेल्स में पाया जाता है। और इसका ट्रीटमेंट तो सफल है, किंतु यूजुअली ये लेट एज में डिटेक्ट होता है, लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है, जिससे थोड़ा सा ट्रीटमेंट इसका चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि आजकल जो म्यूटेशन या जेनेटिक टेस्ट होते हैं उससे होने वाले कई टारगेट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनसे हम उनको टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं और उनके सर्वाइवल यानी कि जीवन जो आयु थी वो उसमें काफ़ी सुधार आया है और काफ़ी लंबे समय तक वो बीमारी अब कंट्रोल करके हम रख सकते हैं, इवन स्टेज 4 में भी। किंतु अभी रिसर्च चल रही है और हम लोग आगे डेवलपमेंट में अग्रसर हैं। जी जी जी। सर, भारत में क्या स्थिति है इस वक्त पे ओवेरियन कैंसर की? भारत में महिलाओं में ये 3रे नंबर का सबसे कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, उसके बाद ये ओवेरियन कैंसर, ये 3रा मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में। जी। तो सर, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है? जी, साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया, ये लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है। बिकॉज यूजुअली जब भी हमारी बॉडी में कोई भी कैंसर डेवलप होता है तो एक गठान के रूप में डेवलप होता है।
हमारे एब्डोमिनल कैविटी में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, इसलिए अगर वो छोटी मोटी गठान डेवलप भी होती है तो सिम्टम्स अर्ली नहीं आते हैं, और अगर होते भी हैं तो सिम्टम्स बहुत मामूली रहते हैं, जैसे भूख कम लगना, वज़न कम होना, भूख लग रही है लेकिन खाना खाते हैं जल्दी पेट भर जाता है, पेट का फूलना, पेट में पानी भर जाना, या अनएक्सपेक्टेड महीने के रास्ते से अगर ब्लीडिंग होने लगती है कभी कभी। सो दीज आर द सिम्टम्स विच आर वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन होते हैं, और यूजुअली महिलाएं इसको नज़रअंदाज कर देती है, इसलिए लेट स्टेज में भी डिटेक्ट होता है, और जब बहुत ही शुरुआती स्टेज में रहता है तो इसके ज़्यादा सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि थोड़ा बैकएक हो जो दवाई लेने से ठीक हो जाए, तो अमूमन स्त्रियां इसको नज़रअंदाज कर देती हैं, क्योंकि बैक पेन तो अक्सर मतलब काम का बर्डन भी है, उससे भी हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर इसको कैसे सर हम शुरुआती स्टेज में इसको कैसे फिर इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ये महिलाएं कैसे? शुरुआती स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए मोस्ट जो कॉमन टेक्निक है वो है स्क्रीनिंग, बट इसमें ऐसी कोई स्क्रीनिंग टेक्निक, ऐसी कोई फिजिबल या फिर आज तक गाइडलाइंस में ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई डिफाइंड पॉपुलेशन नहीं है, ऐसी कोई निश्चित पॉपुलेशन यानी कि ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है जिसके दौरान हम डिटेक्ट कर सके कि ये महिलाएं हाई रिस्क पे हो सकती है तो इसका स्क्रीनिंग ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी के फैमिली में अगर ओवेरियन कैंसर का हिस्ट्री है तो वो अपने आफ्टर सर्टेन एज 40-50s में जब अटेन करती हैं तब उस एज के बाद अपना अल्ट्रासाउंड और CA-125 का टेस्ट करा के अपने आप को चेक करा सकती हैं, बट ये जनरल पॉपुलेशन के लिए वैलिड नहीं है। जी जी। सर जैसे अक्सर गांव की महिलाएं या छोटे कस्बों की महिलाएं ज़्यादा अवेयर नहीं होती हैं, तो कैसे मतलब वही है कि शुरुआती इस तरह की पहचान अगर है तो आप लोग दिखाएं टाइम पे हॉस्पिटल? इसमें गांव की महिलाओं को स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते, इसमें शहर की महिलाओं और गांव की महिलाओं दोनों ही अनभिज्ञ रह सकती है, बिकॉज सिम्टम्स जो है, जो इस बीमारी के लक्षण हैं वो काफी देर में आते हैं, कॉमन भी हैं, देर में भी आते हैं, और मोस्ट मतलब बहुत ही ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स हैं जो अमूमन आदमी इग्नोर कर देता है। इसलिए चाहे गांव की महिला हो चाहे शहर की, दोनों जगह ये जागरूकता की जरूरत है। सर इसकी वजहें क्या हैं, फिर किन वजहों से होता है, क्या जेनेटिक है? यस, सो लाइक BRCA जीन कहते हैं, तो वो अगर जीन में म्यूटेशन अगर शरीर में प्रेजेंट है तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क है ऑफ ओवेरियन कैंसर डेवलपमेंट होने का। लगभग 80 से 85% चांस है कि आपके अंदर ओवेरियन कैंसर हो सकता है। तो BRCA जीन टेस्टिंग, या फिर आपके घर में किसी को ब्रेस्ट, पैंक्रियास या फिर ओवेरियन या एंडोमेट्रियम या कोलोन कैंसर का हिस्ट्री है तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है। जो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, यानी कि भाई बहन या बेटा बेटी हो गए, तो उनको भी चेकअप कराने की ज़रूरत है अगर उनमें पेशेंट में अगर BRCA म्यूटेशन पॉजिटिव आता है। उसके अलावा जो महिलाएं गर्भवती नहीं हो पा रही हैं या हुई नहीं हैं स्वेच्छा से, उनमें भी इस ओवेरियन कैंसर का, अन्य कैंसर भी हैं बट ओवेरियन कैंसर का होने का भी रिस्क बढ़ जाता है, या उसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी हैं तो वो भी इस चीज़ का रिस्क इंक्रीज कर देता है। जी, तो सर अभी इस वक्त पे हम जो सिनारियो देख रहे हैं उसमें महिलाएं अकेले रहना पसंद कर रही हैं, शादी नहीं कर रही हैं, कई बार शादी की तो बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं, तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जो महिलाएं हैं, महानगरों की जो महिलाएं हैं, अक्सर वो ऐसा करती हैं, तो उनमें ये चांसेज बढ़ जाएंगे ओवेरियन कैंसर के? बिल्कुल, तो न केवल आपने बहुत सही पॉइंट उठाया, तो न केवल ओवेरियन कैंसर बट ब्रेस्ट कैंसर के भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल की जो जीवन शैली है जिसमें महिलाएं या तो शादी करती हैं तो बहुत लेट एज में करती हैं, और फिर अगर शादी होती भी है तो बच्चे का जन्म जो है और भी लेट होता है, तो जिसके कारण हम देख रहे हैं शहरों में आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन। अगर हम उसको तुलना करें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से, तो शहरों में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा, उसका रीज़न यही है। तो ओवेरियन कैंसर भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और काफ़ी अन्य बीमारियां भी हैं नॉन कैंसर जो इससे होती हैं, तो महिलाओं के लिए बहुत एसेंशियल है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये सब भी इसके लिए जवाबदेह हैं। बिल्कुल, न केवल इसके लिए, बाकी जनरलाइज कैंसर के लिए भी ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और दूसरी चीज़ ये कि महिला अगर लेट एज में कंसीव करती हैं या बच्चे पैदा करती हैं या लेट में शादी करती हैं, ये मुख्यतः आजकल नॉट ओनली कैंसर बट अन्य बीमारियों के लिए भी ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो
इसलिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, टाइमली मैरिज, टाइमली बच्चों का जन्म होना बहुत ज़रूरी है। और कैंसर के वरन लेट एज में जो बच्चे भी पैदा होते हैं तो फिर उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। जैसे आजकल हम देखें कि बच्चों में ऑटिज्म या फिर ADHD या फिर काफ़ी अन्य बीमारियां जो होती हैं, अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं उनका रोल लेट कंसीवमेंट से भी है कि महिला जो एक उम्र के पायदान को क्रॉस करने के बाद जब माँ बनती है तो ये सब कॉम्प्लिकेशन कोई विकार जो है पैदा होता है बच्चों में। ओके, तो सर क्या सुझाव हैं महिलाओं के लिए? एक तो ये कि समय पर अपना जो एक तय चीज़ें हैं उनको करें अपने में। उसके अलावा सर कुछ भ्रम भी हैं इससे जुड़े हुए, क्या उन्हें आप बता सकते हैं कि जैसे कि सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर का अंतर कई बार टेस्ट में पैप्समियर को उसी का समझ लेते हैं। तो पैप्समियर में हम सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए टेस्ट करते हैं, उसमें ओवेरियन कैंसर का डिटेक्शन नहीं होता है। ओवेरियन कैंसर करने के लिए या तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड यानी कि महीने के रास्ते से अल्ट्रासाउंड का प्रोब डाल के हम टेस्ट करते हैं और CA-125 का टेस्ट करते हैं। तो ये दोनों टेस्ट से हमको ओवरी का पता लगता है। पैप्समियर ओवेरियन कैंसर के लिए सूचीबद्ध नहीं है। तो सर और क्या सुझाव होंगे आपके, कुछ और बताना चाहें? महिलाओं से बस अमूमन मैंने देखा है कि महिला जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहती है। वो बाकी सारे परिवार का स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखती है लेकिन अपने आप को नज़रअंदाज कर देती है। तो मैं उनसे बस एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जितना ज़रूरी आपके अन्य परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य है उतना ही ज़रूरी आपका भी स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप उनको स्वस्थ रख पाएंगी। तो सबसे पहले जिसका ध्यान रखना चाहिए वो है आप खुद से प्यार करें। अपना खुद का ध्यान पहले रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक महिला पढ़ेगी तो सारा घर पढ़ जाएगा, उसी प्रकार से अगर महिला स्वस्थ रहेगी तो पूरा घर अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। जी। तो छोटे से सिम्टम्स भी अगर होते हैं तो उसको नजरअंदाज मत करिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए और जो जैसे वो एडवाइस करते हैं तो उनकी सलाह मानते हैं। जी। तो सर इसके थोड़ा सा क्योर कितना है उसके बारे में हमने बात नहीं की कि किस एज ग्रुप में हो रहा है, तो फिर किस स्टेज के लोग किस स्टेज में ये डायग्नोस हो पाता है? जैसे मैंने बताया इसके सिम्टम्स अर्ली नहीं आते हैं, तो लेट स्टेज में ही सिम्टम्स, तो अप्रॉक्स 70% केस जो है वो स्टेज 3 या 4 में हमारे पास आते हैं। बहुत ही कम केसेस हैं जो इंसिडेंटली मतलब कि किसी और वजह से टेस्ट कराने गए लेकिन उसको कैंसर आ गया, तो उसका परसेंटेज बहुत कम है। 20 से 30% लोग ही अर्ली स्टेज में आते हैं। बाकी मैक्सिमम केसेस जो हैं वो स्टेज 3 या 4 में आते हैं। तो उसमें जो ट्रीटमेंट रहता है इनका वो उसमें रहता है एक सर्जरी और कीमोथेरेपी, या फिर पहले कीमोथेरेपी देके फिर ऑपरेशन करते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। और इसमें अप्रॉक्स 40% फीमेल्स में म्यूटेशन, जिसको हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर जीन डेफिशिएंसी बोलते हैं, वो प्रेजेंट रहती है। और अगर ये प्रेजेंट है तो फिर अब इसमें हम टारगेटेड थेरेपी भी ऐड कर रहे हैं। और टारगेटेड थेरेपी ऐड करने से आजकल महिलाएं जो है 7 to 8 ईयर्स तक आराम से सर्वाइव कर रही हैं आफ्टर डायग्नोसिस। जी। और वैसे सर कितना रेट क्या है, सही होने वालों का क्या फीसद है? तीसरे चौथे में अगर डायग्नोस हो रहा है तो कितना % लोग सही तो हो जाते हैं, बट उसका रिलैप्स यानी कि दोबारा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो इसलिए वो टारगेटेड थेरेपी काम करती है, वो दोबारा होने से रोकती है। तो यूजुअली सही होने के बाद भी 18 to 24 मंथ्स में ये वापस रिलैप्स आ सकता है। जी। सर आपके पास अभी तक कितने केसेज आए हैं ओवेरियन कैंसर के? यूजुअली क्योंकि 1 लाख में 5 लोगों को लगभग या 6 लोगों को ये होता है। ये एक्चुअली आप देखते हैं बहुत छोटे पॉपुलेशन के लिए, बट भारत की पॉपुलेशन करोड़ों में है। तो काफी तो बहुत सारा इंसिडेंस हो सकता है। मैं मोटे रूप में ये बता सकता हूँ कि अगर मेरे पास 10 महिलाएं आ रही हैं तो उसमें से 3 ओवेरियन कैंसर की रहती है। ओह अच्छा। जी। सर क्या गर्भाशय का कैंसर भी होता है? जी, गर्भाशय का भी। अच्छा, तो फिर ओवरी का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और सर्वाइकल और सर्विक्स का कैंसर अलग होता है। तो 3 मतलब पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 तरह के कैंसर होते हैं। और जो ओवेरी कैंसर है वो सिर्फ ओवरी का नहीं, उसमें फैलोपियन ट्यूब का भी कैंसर इंक्लूड करके उसको एक ही माना जाता है। ओके, तो वो फैलता तो नहीं है गर्भाशय में या और जगह पे ऐसे? वो कैंसर तो कोई भी किसी भी प्रकार का वो कहीं भी फैल सकता है। फैलेगा। तो क्या वो गर्भाशय के कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है?
मतलब गर्भाशय का कैंसर किसे कहेंगे, क्या वो अलग से कुछ है? अलग से, जैसे अच्छा। आपने देखा अभी डायग्राम, तो उसमें वो यूट्रस में होता है? यूट्रस, हाँ, तो वो सिर्फ यूट्रस में रहता है। Okay. फिर यूट्रस से निकल के वो ओवरी में भी जा सकता है और पेट के अंदर किसी ऑर्गन में जा सकता है। सिमिलरली अगर यूट्रस रिमूव कर दिया टाइम पे तो फिर नहीं फैलेगा? तो फिर नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कम। 5% तब भी हो सकता है, लेकिन 95% आपके रिस्क रिडक्शन जी। हो जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो, जो आप बोल रही है ना, प्रिवेंटिव थिंग। तो अगर किसी में BRCA म्यूटेशन डिटेक्ट होता है तो उसमें ओवरेक्टमी यानी कि ओवरी और स्टेक्टमी यानी कि यूट्रस का रिमूवल कराने से 95% चांसेस हैं कि उसमें वो कैंसर ना हो। 5% तब भी है क्योंकि एक लाइनिंग होती है पेरिटोनियम, उसमें वो डेवलप हो सकता है। जी, जी। लेकिन 95% तक रिस्क रिडक्शन हो जाता है जिसमें BRCA म्यूटेशन है, और अगर उन्होंने गर्भाशय और अंडाशय को निकलवा दिया है तो। जी, तो बहुत शुक्रिया सर इतनी कीमती, इतनी वैल्यूबल बातचीत के लिए। और चलते चलते अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में महिलाओं के लिए कोई आपके सजेशंस हों एक्स्ट्रा, की कुछ हैवी एक्सरसाइजेज हों, कुछ रनिंग हो, अच्छे स्पोर्ट्स वो खेलें, तो क्या इससे बेटर हो सकती है वो हेल्थ? जी, ये तो नॉर्मल सभी महिलाओं को ये करना चाहिए। एक तो सबसे कॉमन जो मैं देखता हूँ कि घर आज रात में बचाया हुआ खाना सुबह खाती हैं, तो बासी खाना नहीं खाना है, ताज़ा सबको भी खिलाइए और खुद भी खाइए। रेगुलर रूप पे एक्सरसाइज करिए, सुबह आके आप अपने परिवार को और आप साथ मिल के व्यायाम करिए। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट एक्सरसाइज, अगर आप वॉकिंग भी करती हैं 1 या 2 किलोमीटर डेली, ब्रिस्क वॉकिंग तेज चल के, वो भी सफिशिएंट है। तो अगर आप वॉकिंग डेली करती हैं, शुद्ध खाना ताज़ा खाना खाती हैं, घर का बना खाती हैं, मांसाहार फूड जो खाना है वो यूजली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप वेजिटेरियन जो इंडियन डाइट है उसको फॉलो करिए, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी, जी, थैंक यू।